हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पोएम अपनी अमांडा एंड अमांडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लेन, राइट? सो you must have got a fair idea. Amanda is a small little girl here, and she is often dictated by her mother. तो यहाँ पे एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बताया गया है कि किस तरीके से उनका बहुत ही एक कमांडिंग और अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप है, जहाँ पे मदर इज ऑलवेज इंस्ट्रक्टिंग अ चाइल्ड, राइट? तो ये एक थीम और एक इसमें मैसेज भी रॉबिन क्लिन देना चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए पेरेंट और चाइल्ड का, राइट? तो पहले हम उसी को करेंगे, थीम, मैसेज और लिटरेरी डिवाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो थीम क्या है? पहले द पोएम डील्स विद द चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो किस चीज से रिलेट कर रहा है? सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी, as well as the lack of insight on the part of elders to understand children's thought process. कहीं ना कहीं पेरेंट्स फेल होते हैं चिल्ड्रन के थॉट प्रोसेस को समझने में, राइट? और उसी को बाद में नाम दे दिया जाता है जनरेशन गैप में। चलिए, तो द पोएम सीम्स टू सजेस्ट दैट द मोर चिल्ड्रन आर सप्रेस्ड, जितना ज्यादा बच्चों को दबाया जाता है, द मोर डेफिएंट दे बिकम। ठीक है, वो उतने ही ज्यादा डेफिएंट हो जाते हैं। डेफिएंट मतलब नोइंगली वो डिसओबे करना शुरू कर देते हैं, राइट? आप ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दो, ये करो वो करो, वो क्या करेंगे? नोइंगली, उन्हें सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है दैट द पेरेंट्स आर आस्किंग अस टू डू समथिंग, ठीक है, वो फिर भी उसको डिसओबे करके अपने और काम में लग जाएंगे, राइट? इसी को बोलते हैं डेफिएंट। Such children start finding reality to be harsh and find escape in daydreaming. अब ये बच्चे इन चीजों को बहुत हार्श लेते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें डांटते रहते हैं, ये करते हैं, ये वो कहते हैं, हमसे ये करवाते हैं। तो ये सब बच्चे बहुत ही चैलेंजिंग लेने लगते हैं और उसका एक एस्केप रूट किस चीज में निकालते हैं? एक इमेजिनेशन में, राइट? सो इमेजिनेशन में निकालते हैं कि काश मेरे पास ऐसी कोई जगह हो जहां पे मैं सारा दिन लेटा रहूं, कोई मुझे डांटने को ना हो। सो उस इमेजिनेशन, उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप अपने आप को ढूंढने लगते हैं। सो इन डे ड्रीमिंग या इमेजिनेशन, so much so that they start wishing for a life without parents around them. इतना तक हो जाता है कि वो बच्चे अपनी लाइफ को बिना पेरेंट्स के भी इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। सो कहाँ तो ऑर्फन्स हैं जो पेरेंट्स के लिए तरसते हैं, वो सोचते हैं कि यार पेरेंट्स ही सब कुछ है। अगर पेरेंट्स हो, और ये सच्चाई भी है, अगर पेरेंट्स हैं तो आप एक सिक्योर्ड शेल में अपने आप को सिक्योर्ड और सेफ महसूस करते हैं, राइट? बिकॉज पेरेंट्स दे सेव यू फ्रॉम ऑल द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज ऑफ योर लाइफ। जो आपके शुरू के 20-25 साल है, वो तो आप बिल्कुल ही, वैसे तो पेरेंट्स जिंदगी भर आपको सेव करते हैं, बट वो जो फर्स्ट इनिशियल 25 ईयर्स होते हैं, जब आप बड़े होते हैं, मोल्ड होते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं अपनी पढ़ाई करके और जॉब्स में आते हैं, तब तक तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका जो वो शेल है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं लेने देते हैं पेरेंट्स, राइट? तो कहाँ तो ऑर्फन्स ये सोचते हैं कि हमें भी ऐसा एक शेल मिले, और कहाँ ये जो बच्चे हैं ये परेशान होते हैं। तो तभी आप देखिए कि कितनी फेक है चीज, ठीक है? सो पेरेंट्स अगर आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट यू गो इनटू दिस इमेजिनेटिव वर्ल्ड एंड जस्ट विश फॉर नॉट हैविंग पेरेंट्स। ठीक है, वो एक टाइम होता है, ठीक है, सभी इस दौर से निकलते हैं, बट यू कैन नॉट इमेजिन योर सेल्फ एज एन ऑर्फन और विश कि आपके पेरेंट्स आपके आसपास ना हो। हैविंग पेरेंट्स इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलिए, सो फॉर लाइफ विदाउट पेरेंट्स अराउंड देम टू कर्टेल देयर लिबर्टी, जिससे उनको उनकी फ्रीडम मिले, लिबर्टी मिले। अरे पेरेंट्स से कौन सी लिबर्टी खत्म होती है? कोई लिबर्टी नहीं खत्म होती पेरेंट्स से, ठीक है? रादर पेरेंट्स ही हैं जो आपको उन ज्यादा लिबर्टी में आके आप अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं। सो अगर कहीं ऐसा लगे कि पेरेंट्स हमारी फ्रीडम छीन रहे हैं, तो वो फ्रीडम छीनते नहीं है, वो आपको आने वाले जो चैलेंजेस है ना उनसे बचा के रखते हैं। कभी आप ना मान के, कितनी बार आप सोचिएगा, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी है तो प्रॉब्लम में ही आए हैं उसकी वजह से, या बाल बाल बच गए हैं, यू हैड अ नियर नैरो एस्केप फ्रॉम देम, ठीक है, फ्रॉम द चैलेंजेस। चलिए, so the poem indirectly advises the parents to have healthy and friendly relations with children.
ठीक है। तो पेरेंट्स को भी जो राइटर है वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स को एक हेल्दी रिलेशन रखना चाहिए, विच मे बी मोर इफेक्टिव इन ग्रूमिंग देम प्रॉपरली, और उस हेल्दी रिलेशन की वजह से आप उनको ग्रूम करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। However, the poem also indirectly emphasizes the need for children to listen to the advice. ठीक है, बच्चों को भी ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपने पेरेंट्स की उस एडवाइसेस को सुने, ना कि उनको इस तरीके से कि हमारी तो फ्रीडम ही छिन गई, उसको देखो उसके पेरेंट्स ये करते हैं, उसको देखो उसके पेरेंट्स कहते हैं, मेरे ही नहीं करते हैं। दिस इज, ये सब ना एक बड़ी फॉल्स आपने इल्यूजन बना रखा होता है हमारे आसपास, और ये आपकी एज ऐसी है, आप सब लोग ऐसा करते हैं। सो एक बार ना जबरदस्ती, बस जब भी आपको ऐसा फील हो ना, उस इल्यूजन को किक करना और कहना नहीं, माय पेरेंट्स आर द बेस्ट, कुछ कह रहे हैं सोच के ही कह रहे होंगे, जस्ट हैव दैट फेथ इन योर पेरेंट्स, राइट। आपको ये सब बहुत जोर जोर से चिल्लाएंगे, आपके अंदर आएंगी बातें कि यार मेरा ये फ्रेंड, मेरा वो फ्रेंड, उसके ये है वो है, बट नहीं, यू आर द बेस्ट, योर फैमिली इज द बेस्ट एंड योर पेरेंट्स आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, वो आपके लिए कभी भी गलत नहीं चाहेंगे, ठीक है। चलिए, so however the poem also indirectly emphasizes the need for children, आपको अपने पेरेंट्स की एडवाइस को जरूर सुनना है of their elders and not to escape the reality, रियलिटी से दूर नहीं जाना है, ठीक है। जितने भी हमारे मीन्स हैं, अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, सच में मीन्स नहीं है, ठीक है, इतना नहीं अफोर्ड हो सकता है, सो उन बातों को मान जाइए। जस्ट ये नहीं कि आपके फ्रेंड्स कुछ और कर रहे हैं या नेबर्स कुछ और कर रहे हैं तो आपको भी करना है, नहीं। सो प्लीज अपनी रियलिटी में रहिए, हवा में नहीं जाना है, टच बी ऑन द ग्राउंड्स, राइट। और वो सबसे प्यारी चीज है, वाइल टचिंग योर ग्राउंड्स बी रूटेड, ठीक है। और तब अपने एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को अचीव करना, अपने एल्डर्स, अपने पेरेंट्स को बराबर रिस्पेक्ट देना, ओबे दे करके और आगे बढ़ना, ये है ब्यूटी, राइट। Children can learn to do so if they are treated with affection and given some liberty. For suppression results in defiance, क्योंकि अगर आप ज्यादा सप्रेस करेंगे तो वो एक नोइंग डिस्कम्फर्ट आएगा, नोइंगली वो डिसोबे करेंगे, डिफायंस होगा, राइट। चलिए, मैसेज क्या है? द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट चिल्ड्रन नीड टू बी अलाउड मोर लिबर्टी। ये मैसेज है कि बच्चों को थोड़ा ज्यादा लिबर्टी देनी चाहिए। एक्सेसिव नैगिंग मेक्स देम डेफिएंट। आप बार बार करते रहे, ये करो वो करो, ज्यादा जो ये नैगिंग है ना, ये उनको डेफिएंट बना देती है, यानी कि वो सुन के भी आपको नजरअंदाज कर देंगे, आपको देखेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। नोइंगली डिसओबेइंग, सो and they turn a deaf ear to the instructions of the elders. Turning a deaf ear मतलब अनसुना कर देना, ठीक है। सुनाई दे रहा है फिर भी you are not obeying, so turning a deaf ear into the instructions of the elders. They develop a kind of dislike for real life. अपने रियल जिंदगी को वो नापसंद करना शुरू कर देते हैं, एंड स्टार्ट एस्केपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, और बस ख्वाबों की दुनिया, ड्रीम्स की दुनिया में वो जाते हैं, एंड दे वांट कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, and imagination. In fact, the poem indirectly emphasizes the need of a healthy bond. ठीक है, एक पेरेंट और एक चिल्ड्रन के रिलेशनशिप कितना हेल्दी होना चाहिए, उसके ऊपर ये पूरी पोएम बेस्ड है। पेरेंट्स शुड understand the psychology of children, right, who in turn should be respectful and responsible to their parents. चलिए, मैसेज के बाद अब हम करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। तो फर्स्ट आता है आपका एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द अकरेंस ऑफ सेम साउंड। प्लीज इस बात को ध्यान रखो, आई रिपीट इन ऑल माय पोएम्स, लिटरेरी डिवाइसेस में एलिट्रेशन है सेम साउंड, या तो साइड में होगी, आसपास होगी, मिडिल में होगी, लाइन के कहीं ना कहीं होगी। सो इफ द सेम साउंड इज रिपीटिंग इन द लाइन, देन वी हैव एलिट्रेशन, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, एंड एक प्लेजर ऑफ रीडिंग, रीडिंग को एनहांस करने के लिए, अच्छा राइमिंग बनाने के लिए एलिट्रेशन यूज किया जाता है। यहाँ पे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, वी वेरी वेल कैन सी एस 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 एस, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे सेम साउंड। देन स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अगेन स्टॉप दैट सल्किंग, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे एस अल्फाबेट जो है, जो एस साउंड है, वो रिपीट हो रही है।
चलिए नेक्स्ट आपका जो लिटरेरी डिवाइस है दैट इज रिपीटेशन। सो रिपीटेशन में क्या होता है, ऑफन कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं लाइंस में, राइट अब यहाँ पे क्या है, इस पोएम में अमांडा वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट किया गया है बार बार, क्योंकि उसमें मदर की एक कमांडिंग जो आ रहे हैं स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कमांडिंग, उसमें वो बार बार उसको अथॉरिटेटिव टोन में कमांड कर रही हैं, ठीक है। सो अमांडा डू दिस, अमांडा डू दैट, स्टॉप नैगिंग, ये सब उसमें यूज हो रहा है। Anaphora is a poetic device in which a group of words or words is used repeatedly in the beginning of the sentence या clauses में repeat हो रहा है to create a special effect, right? अब यहाँ पे क्या है, don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda. Each sentence in this example starts with don't. So यहाँ पे डोंट वर्ड से वो बार बार कर रही है, और वो क्यों कर रही है, टू पुट अ स्ट्रेस, ये नहीं करना है, डोंट डू दिस, ठीक है। सो स्ट्रेस इज अथॉरिटेटिव टोन ऑफ द मदर। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, राइट। सो इसमें क्या है, यहाँ पे डिड वर्ड से वो कर रही हैं स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं एंड एम्फसाइजेस द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ अमांडा एट द हैंड्स ऑफ हर मदर, ठीक है। तो कितना हार्श ट्रीटमेंट है, अथॉरिटेटिव टोन है, ये सब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बाय यूजिंग द वर्ड्स अगेन एंड अगेन। चलिए एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब है इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, किसी भी चीज से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। इट कैन बी अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें हम सिग्निफिकेंट रेफरेंसेस बनाते हैं, इज मेड टू अ वेल नोन पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया, ठीक है। जो कभी आपने कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स में सुना होगा, माइथोलॉजिकल बुक्स में, कल्चरल लिटरेसी या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में, ठीक है। उन चीजों को जब आप वापस यहाँ पे रिफ्रेज करते हैं तो उसको हम इल्यूजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अ मरमेड, मरमेड का इसमें यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। अब मरमेड्स क्या है, जो पुरानी कहानियां हैं उसमें मरमेड्स को हम एक एक्वेटिक क्रिएचर के नाम से जानते हैं, जिसका जो हेड है वो इंसान की तरह है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज लाइक अ फिश, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो ये पहले फोकलोर्स में जो हमारी बचपन की कहानियां हैं या कल्चरल स्टोरीज होती हैं उसमें ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी अमांडा की जो ये पोएम है इसमें भी उसका जिक्र किया है, ठीक है। देन आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। अब रैपुंजल क्या है, ये भी एक स्टोरी है जिसमें इस बच्चे के बहुत लंबे गोल्डन हेयर है और वो नीचे डाल देती है और जिसके थ्रू वो प्रिंस चढ़ के ऊपर जाता है। सो ये भी एक पोएम है, सॉरी स्टोरी है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है रैपुंजल का, तो उसको भी यहाँ पे कोट किया गया है। तो इस तरीके से इन सब कैरेक्टर्स के थ्रू आपकी पोएम में एक इमेजिनेशन इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। मेटाफर क्या है, नाउ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। दोबारा आपको बता दूं, इसमें कंपैरिजन जो है that is drawn in simile and metaphor. So metaphor और simile दोनों में comparison होता है, लेकिन difference क्या है, simile में जब हम comparison करते हैं तो as और like use करते हैं। ये देखिए as और like is used in simile कि she is as white as snow, तो स्नो से कंपेयर किया जा रहा है गर्ल को और एज लगाया है। सो एज और लाइक जब हम यूज करते हैं तो सिमिली होता है, लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन एज और लाइक का यूज नहीं कर रहे हैं तो मेटाफर होता है, राइट। सो यहाँ पे अ मेटाफर इज एक्सप्रेसिव, इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, बिल्कुल एग्जैक्ट लिटरली मानने की जरूरत नहीं होती है। द पोएट यूजेस मेटाफर इन स्टैंजा 2, 4 और 6 में उन्होंने कंपेयर किया गया है अमांडा को किस किस से, अमांडा को पहले कंपेयर किया है मरमेड से, फिर एक ऑर्फन से, एक रैपुंजल से, ठीक है। ये सब जो कंपैरिजंस किए गए हैं, एल्यूजन्स किए गए हैं, इनको हम मेटाफर में भी लेंगे, राइट। सो ये थे लिटरेरी डिवाइसेस। नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा उसमें आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर। थैंक यू।